Hello everyone, I Dr. Sunit Rani, Assistant Professor of Public Administration, Government College, Alewa, Jind. Today my topic is Urban Local Government after Independence, अर्थात स्वतंत्रता के बाद नगरीय स्थानीय संस्थाएं। इसमें सबसे पहले भूमिका हम करेंगे। तो भारत में संघ सरकार और राज्य सरकारें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर दो तरह की शासन प्रणाली और पाई जाती है, जिसमें ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं और शहरी स्थानीय संस्थाएं विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ शहरी स्थानीय शासन शब्द का अर्थ लोगों द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी शहरी क्षेत्र के शासन को चलाना है। अर्थात शहरी संस्थाएं शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं, उसके शासन से संबंधित हैं, जिसमें किसी शहरी क्षेत्र का शासन वहाँ के लोगों के द्वारा चुने गए उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाया जाता है। भारत में स्थानीय संस्थाएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं और नगरीय स्थानीय संस्थाएं भी प्राचीन काल से ही विद्यमान रही हैं। स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो शहरी स्थानीय संस्थाओं में बहुत सारी कमियां पाई गई और उनके विकास के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय वित्त जांच समिति 1949 से 51 में गठित की गई, जो कि स्थानीय संस्थाओं के वित्त से संबंधित थी, उनकी वित्तीय समस्याओं को दूर करने से संबंधित थी। 1953 से 54 में कराधान जांच समिति, कराधान कर टैक्स से रिलेटेड है ये, जिसमें स्थानीय संस्थाओं के टैक्स से संबंधित समिति बनाई गई थी। 1963 से 65 में नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए समिति गठित की गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आपसी संबंधों के सुधार के लिए एक और समिति गठित की गई 1963 से 66 में। 1963 में मंत्रियों की एक और समिति गठित की गई, जो कि शहरी निकायों के वित्त से संबंधित थी। 1965 से 68 में शहरी संस्थाओं के कर्मियों की सेवा संबंधी शर्तें की, उनके सेवा सर्विस के दौरान क्या क्या शर्तें निर्धारित होनी चाहिए, इससे संबंधित समिति गठित की गई। 1974 में नगरीय प्रशासन के बजट में सुधार करने से संबंधित एक समिति गठित की गई कि बजट में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं उसमें और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। 1982 में नगरीय स्थानीय संस्थाओं और नगर निगमों के संविधान शक्तियों के संबंध में एक समिति गठित की गई। 1985 से 88 समिति गठित की गई, जो कि नेशनल कमीशन से रिलेटेड थी। तो इस प्रकार इन शहरी स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए, इनकी कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर समितियों को गठित किया गया। अब हम बात करते हैं कि अब तक देखने में आया है कि शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी संस्थाएं गठित की जाती रही हैं। तो इसमें है नगर निगम, नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशिष्ट उद्देश्य अभिकरण। तो नगर निगम की अगर हम बात करें, शहरी क्षेत्रों में जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जहाँ बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर पालिका वहीं छोटे शहरों के लिए स्थापित की जाती है। नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये समिति वहाँ स्थापित की जाती है जहाँ औद्योगिकरण के कारण तेज़ी से विकास हुआ है तथा वे नगर जो नगर पालिका के गठन संबंधी जो आवश्यक शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर पाती। तो ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र समिति एरिया कमेटी गठित की जाती है। टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी का गठन छोटे शहरों पर प्रशासन की दृष्टि से किया जाता है। ये अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है, जिसको सीमित संख्या में कार्य सौंपे जाते हैं, जो उस क्षेत्र से संबंधित इन कार्यों को करती हैं। छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ सैन्य बल और सैन्य टुकड़ियाँ स्थापित होती हैं। उन क्षेत्रों को के लिए छावनी बोर्ड स्थापित किए जाते हैं। टाउनशिप,
शहरी शासन के इस रूप की स्थापना बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा उन कार्मिकों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जाती हैं जो उद्यम से बड़े बड़े कारखाने कॉलोनियाँ स्थापित कर दी जाती हैं, उनके लिए टाउनशिप प्रशासन देखरेख करता है। पोर्ट ट्रस्ट जहाँ पर इनकी स्थापना विशेष रूप से मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जैसे शहरों में हुई है और इसके दो उद्देश्य माने गए हैं: पत्तनों के प्रबंध और उनकी सुरक्षा के लिए और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। पोर्ट ट्रस्ट का गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है, जिसमें निर्वाचित और नामित दोनों तरह के सदस्य शामिल किए जाते हैं। विशेष उद्देश्य एजेंसी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे क्षेत्रीय आधारित शहरी निकायों या बहुउद्देशीय एजेंसियां राज्य सरकारों द्वारा उन विशेष कार्यों को निपटाने के लिए कुछ एजेंसियों का गठन किया जाता है जो वैध रूप से, कानूनी रूप से नगर निगमों या नगर पालिकाओं या अन्य शहरी शासन के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। ये भी कहा जा सकता है कि कार्य आधारित ऐसी एजेंसियां न कि क्षेत्र आधारित, मतलब कार्य के आधार पर, विशेष उद्देश्य के आधार पर जो एजेंसियां बनाई जाती हैं वो है विशेष उद्देश्य एजेंसी। अब हम बात करेंगे कि नगरीय संस्थाओं से संबंधित संसद में जो बिल पेश किए गए ताकि नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल सके। तो सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने 1988 में एक विधेयक संसद में पेश किया था, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो सका। उसके बाद 1990 में उस टाइम वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने भी एक संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित था, लेकिन यह विधेयक भी संसद में पास नहीं हो सका। लास्ट में सन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिन्होंने 73वां संवैधानिक संशोधन बिल संसद में पेश किया और यह बिल 1992 में लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया। उसके पश्चात राष्ट्रपति ने इस बिल को स्वीकृति दे दी और ये बिल संसद में पास हो गया और इसका नंबर जो है 74वां था, क्योंकि इससे पहले 73 संवैधानिक संशोधन हो चुके थे, इसलिए इसका जो यह बिल जो है 74वां संवैधानिक संशोधन संविधान में बना और इसके आधार पर स्थानीय संस्थाओं को, नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब हम 74वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में पास हुआ था उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से ही संवैधानिक दर्जा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को मिला और इसी के आधार पर वर्तमान में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की संरचना की जाती है। तो शहरी स्थानीय संस्थाओं में सुधार करने के लिए 1991 को लोकसभा में 73वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया था। दोनों सदनों की स्वीकृति मिलने के बाद समिति गठित की गई थी, जिसमें 30 सदस्य थे। 20 सदस्य लोकसभा के थे और 10 सदस्य राज्यसभा के। इस समिति का अध्यक्ष केपी सिंह देव को बनाया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1992 को संसद के सामने पेश की। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने अपनी स्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह बिल 74वां हो गया और इस अधिनियम के आधार पर, इस एक्ट के आधार पर इस संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और जिसमें अनुच्छेद 243 तय से लेके अनुच्छेद 243 है जोड़े गए। इस संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 विषय थे, अर्थात 18 विषयों पर 18 विषय नगरीय स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत रखे गए, जिनके आधार पर नगरीय स्थानीय संस्थाओं से संबंधित राज्य सरकारें कानून बना सकती है। राज्य सरकारें कानून बना सकती है क्योंकि स्थानीय संस्थाएं राज्य सूची का विषय हैं। कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर हम बात करें नगरीय स्थानीय संस्थाओं की संरचना की, ये अनुच्छेद 243 द में शामिल किए गए हैं।
इसके अनुसार नगरपालिका के सभी सदस्यों का चुनाव उस नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे सीधे किया जाता है, जिसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को निर्वाचित क्षेत्रों में या वार्डों में बांट दिया जाता है। नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव पद्धति का निर्माण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। वार्ड समितियों का गठन और संरचना अनुच्छेद 243 ध में। तो ऐसी नगरपालिकाएं जिनके क्षेत्र की आबादी 3 लाख या इससे अधिक हो, एक या एक से अधिक वार्डों को शामिल करके वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति की संरचना, भौगोलिक क्षेत्र और समिति में स्थानों को भरने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानों का आरक्षण भी निर्धारित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में नगरपालिका में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में किसी नगरपालिका क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या में से 1/3 अर्थात 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को भी शामिल किया गया है। सदस्यों की योग्यताएं की तो इनको अनुच्छेद 243 फ में शामिल किया गया है। तो प्रत्येक स्तर की पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए वही योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो योग्यताएं राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य हैं, परंतु इनके लिए निर्वाचन की आयु 21 वर्ष रखी गई है। अनुच्छेद 243 ब में नगरपालिकाओं से संबंधित शक्तियों और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल विषयों संबंधी काम नगरपालिकाओं को सौंपे गए हैं। शहरी योजनाबंदी, जिसमें नगर योजनाबंदी भी शामिल है, भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास, सड़कें व पुल बनवाना, घरेलू उद्योग और व्यापारिक महत्व को प्रोत्साहन देना, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य, अग्नि सेवाओं से संबंधित कार्य को सौंपी गई है। कर लगाने की शक्ति अनुच्छेद 243 में शामिल की गई है। पावर टू इम्पोज टैक्सेस, टैक्स से रिलेटेड है ये। तो राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगरपालिकाओं को कुछ कर टैक्स लगाने और उनको कलेक्ट करने का अधिकार भी देती है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों में से कुछ कर नगरपालिकाओं को सौंप दिए जाते हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं की लेखाओं से संबंधित अकाउंट्स की ऑडिटिंग से रिलेटेड है ये। तो ये इसका वर्णन अनुच्छेद 243 ये में लिखा गया है। नगर पालिकाओं द्वारा रखे जाने वाले अकाउंट्स तथा उनके परीक्षण की व्यवस्था भी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार की जाती है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 में है। इसके अंतर्गत 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसके सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यताएं, चुनाव, शक्तियां, ये सभी राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243 ये क में दिया गया है। तो इसमें नगरपालिकाओं के चुनाव और चुनाव आयोग की निगरानी से संबंधित है। शहरी क्षेत्रों में स्थापित स्थानीय संस्थाओं के चुनावों की निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण, मतदाता सूचियों को तैयार करना, ये सारे कार्य चुनाव आयोग को दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 ये घ में जिला योजना समिति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर योजनाबंदी की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। तो इसमें जिला योजनाबंदी समिति की रचना, वह विधि जिस द्वारा समिति में स्थान भरे जाएंगे, जिला योजनाबंदी से संबंधित ऐसे कार्य जो कि योजनाबंदी समिति को सौंपे जाने हैं, जिला योजनाबंदी समिति के अध्यक्षों के निर्वाचन विधि, इससे संबंधित सारी व्यवस्था जिला योजनाबंदी समिति के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार महानगर योजना के लिए
समिति का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 ढ में। तो इसमें भी 74वें संशोधन द्वारा इसकी रचना संबंधी व्यवस्था राज्य सरकार के कानून द्वारा की जाती है। महानगर योजना बंदी समिति के कुल सदस्यों का 2/3 भाग महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों और जिला परिषदों के अध्यक्षों में से निर्वाचित होना अनिवार्य किया गया है। इसकी योजनाबंदी समिति में भारत सरकार, राज्य सरकार और दूसरी संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व दिए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के कानून द्वारा ही समिति के प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 243 घ में व्यवस्था की गई है कि समान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। इसका अर्थ है कि 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि यदि वर्तमान कानून इस संशोधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से मेल नहीं खाते तो ये व्यवस्था इस संशोधन के लागू होने के 1 वर्ष बाद तक जारी रह सकते हैं। तो ये प्रावधान जो हैं 74वें संवैधानिक संशोधन में नगर पालिका संस्थाओं या नगरीय संस्थाओं के लिए किए गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को विधि बनाने से संबंधित कुछ विषय दिए गए हैं जिनकी संख्या 18 है। तो वो 18 विषय कौन कौन से हैं जिनके आधार पर या जिनसे संबंध में नगर पालिकाएं कानून बना सकती हैं। तो सबसे पहले है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल है, अर्थात शहरों से संबंधित उनके विकास से संबंधित योजना बनाना नगरीय संस्थाओं का कार्य है। भूमि उपयोग का नियम और भवन निर्माण का विनियमन। भूमि उपयोग जो सरकारी जमीन है या जो उस क्षेत्र में आने वाली भूमि है उसका किस तरीके से नियमन किया जाना है, किस तरीके से वहाँ भवनों का निर्माण किया जाना है, ये कार्य नगर पालिकाओं द्वारा या नगरीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं नगरीय स्थानीय संस्थाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। अपने नगर में स्वास्थ्य, सफाई और कूड़ा करकट से संबंधित मैनेज करना, उनके लिए प्रबंध करना, ये काम भी नगर पालिकाओं के द्वारा या नगरीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। अग्निशमन सेवाएं, अर्थात कहीं कोई अनहोनी हो जाए, आग लग जाए, उसके लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना इसका कार्य है। सड़कें और पुल बनवाना, बड़े बड़े शहरों में विभिन्न प्रकार की सड़कें, चौड़ी खुली सड़कें बनाना और ऐसे कंजस्टेड एरिया में पुलों का निर्माण करवाना भी नगर पालिकाओं का कार्य है। नगरीय गरीबी उन्मूलन, गरीबी जो नगरों में गरीबी है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनसे संबंधित उनके उन्मूलन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना। जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये भी नगर पालिका के कार्यों में आता है। गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, अर्थात जो गंदी बस्तियां हैं उनका विकास करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनमें सुधार करना और उनके विकास से, उनकी उन्नति से संबंधित कार्य करना इसी सूची में आता है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति, पानी का प्रबंध करना, जो घरों में पानी सप्लाई का कार्य है या फिर उद्योगों से संबंधित जो पानी की ज़रूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था करना भी इसी सूची में आता है। पशुओं के लिए तालाबों की व्यवस्था करना और पशुओं के प्रति क्रूरता पर रोक, तो किसी भी तरह की क्रूरता पशुओं से संबंधित ना हो, पशुओं के ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार ना हो और उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, तालाबों की व्यवस्था करना इससे संबंधित है। सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे गलियों में प्रकाश, पार्किंग स्थल बनाना, बस स्टॉप की व्यवस्था करना या अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये भी नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्य हैं। नगरीय वानिकी, नगरों में पेड़ लगवाना, पर्यावरण का संरक्षण करना, पारिस्थितिकीय आयामों को प्रोत्साहन करना, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा करना और उसको बढ़ोतरी करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ये सारे कार्य भी
नगरीय संस्थाओं के द्वारा देखे जाते हैं। सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौंदर्यगत पक्षों का विकास करना, शहर को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, शहर में शैक्षणिक या शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, वहाँ की संस्कृति और सांस्कृतिक रूपों को कैसे बचाया जा सकता है, ये सारे कार्य भी जो हैं स्थानीय संस्थाओं, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। पशु वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का नियमन, पशुओं का अवैध तरीके से वध ना होना या पशुओं का के वध को रोकना, उनकी चर्म, उनकी चमड़ी को जो उतारना, उनके शोधन के लिए जो विनियम, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना भी इन्हीं का कार्य है। मंदबुद्धि व्यक्तियों सहित समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी रक्षा करना और उनके विकास के लिए कार्य करना। नगरीय सुविधाओं के लिए पार्क बनाना, उद्यान, बाग बगीचे बनाना, खेलने के लिए स्थान, स्टेडियम आदि का निर्माण करवाना, ये भी नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्य हैं। और शमशान घाट, कब्रिस्तान तथा विद्युत शवदाह है, अंतिम संस्कार करवाया जाता है कि इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा हो। तो इस तरीके से ये 18 विषय हैं जो 12वीं अनुसूची में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए जिनका प्रावधान किया गया है। और नगरीय स्थानीय संस्थाएं इन 18 विषयों के आधार पर ही अपने शहर का विकास करती हैं। कंक्लूजन, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 74वां संवैधानिक संशोधन नगरों में लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। और लोकतांत्रिक प्रणाली अर्थात जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग। शहरी स्थानीय संस्थाओं में जनता अपने में से ही अपने प्रतिनिधि चुनती हैं और उन्हीं के द्वारा वहाँ का प्रशासन, वहाँ का शासन चलाया जाता है, जिससे लोकतंत्र प्रणाली मजबूत होती है। परंतु वर्तमान में भी इन समस्याओं में अनेक प्रकार की कमियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण ये अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पा रही। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि इनसे संबंधित समस्याओं और कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि ये संस्थाएं अपने कार्यों को स्वतंत्रता से और निष्पक्षतापूर्वक पूरा कर सकें और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने में और शहरी क्षेत्रों को के विकास के लिए अपनी अहम भूमिका, अपना अहम रोल जो है निभा सकें। Thank you very much.